चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी सीमेंट सेक्टर की दिग्गज घरेलू कंपनी डालमिया भारत के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ धर्मेंद्र टुटेजा जी, जिनसे चर्चा होगी चौथी तिमाही के नतीजों समेत डिमांड, वॉल्यूम, रियलाइजेशन ट्रेंड्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो 1939 में इसकी शुरुआत हुई और नई दिल्ली में हेड ऑफिस है डालमिया भारत का। ये जो है काफ़ी देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देश भर में इनके 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। आपके नतीजों से ही शुरुआत करेंगे सर। हमने देखा कि जो रेवेन्यू फिगर है वो तो काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन जो बाकी कंसोलिडेटेड जो नंबर्स जब हम देखते हैं वो कुछ वीक दिखाई दे रहे हैं। कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से ये दबाव देखने को मिला? जैसा कि आप सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो सीमेंट में एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से डीजल के प्राइसेस भी लास्ट ईयर से जैसे बढ़े हुए हैं, काफ़ी से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉस्ट कंस्टिट्यूएंट। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है कि जो कि हम कॉस्ट को पास ऑन कर पाए कस्टमर्स को, बिकॉज प्राइसिंग जो है डिमांड सप्लाई का खेल होता है और उसमें जब थोड़ा गैप आता है तो मार्जिन थोड़े सप्रेस होते हैं। तो ये पूरा इंडस्ट्री वाइड फिनोमिनन रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें कि मार्जिन अफेक्ट हुए हैं। तो अगर देखते हैं हम 7% हमारी वॉल्यूम बढ़ी है करंट ईयर में कंपेयर टू द लास्ट ईयर। प्राइसेस थोड़े बढ़ पाए हैं तो उसकी वजह से हमारा जो टर्नओवर है वो 11% बढ़ा है। बट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने से हमारे एबिटा मार्जिन्स हैं वो करीब 6% गिरे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, बिकॉज ऑफ अच्छी बैलेंस शीट हेल्थ है हमारी, प्लस टैक्स लायबिलिटी कम हुई है, उस वजह से हमारा पैट इज ऑलमोस्ट एट द लास्ट ईयर्स लेवल, 1% डाउन है सिर्फ। करेक्ट धर्मेंद्र जी, पूरी इंडस्ट्री की बात ही हम कर रहे हैं यहाँ पर और आपकी कंपनी स्पेसिफिक की बात। आपने कहा कि जो है कॉस्ट बढ़ रही है, आपने भी प्राइस हाइक लिए होंगे पिछले क्वार्टर में? बिल्कुल, कोशिश हमेशा रहती है प्राइस करने की। कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, बट ओवरऑल प्राइसेस आर ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन जो कॉस्ट बढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, इतना स्टीप प्राइस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि या तो कुछ नॉर्मलसी आएगी, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 क्वार्टर, उसके बाद नॉर्मलसी आएगी, कॉस्ट रिडक्शन आएगी, बट प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली होगा क्योंकि डिमांड ट्रैक्शन शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा जैसे मार्च मंथ गया है, उस मंथ में इट वाज हायर बाय अबाउट 16% कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग मार्च लास्ट ईयर। तो 16% बढ़ोतरी, और उसके बाद अप्रैल मई में भी डिमांड ट्रैक्शन अच्छी है। तो इसलिए हम आशावादी हैं कि प्राइसेस का भी इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्राइसेस इंप्रूवमेंट आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, और आगे भी जरूरत पड़ेगी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि प्राइस हाइक करनी ही होगी। लेकिन डिमांड आप बता रहे हैं कि अच्छी है यहाँ पर धर्मेंद्र जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह प्राइस हाइक बढ़ रहे हैं, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं पूरी इंडस्ट्री इनफैक्ट रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से अपने यहाँ पर दाम बढ़ा रही है, उससे डिमांड इम्पैक्ट होगी आने वाले समय में, उसमें कमी आ सकती है? हिस्टोरिकली देखा गया है कि थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज 10-15% इंक्रीज अगर होते हैं इनपुट प्राइसेस, उससे डिमांड में इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर वो इतना बड़ा मायना नहीं रखता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लैंड की काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। तो इन सब को देखते हुए हमें लगता नहीं कि प्राइस वॉल्यूम में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की भी काफ़ी पुश है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रूरल डिमांड को, उनकी इनकम को बढ़ाने के जो साधन किए जा रहे हैं, प्लस लो कॉस्ट हाउसिंग के भी जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, उससे चढ़ते काफ़ी अच्छी डिमांड की हमें उम्मीद है। अब अगर उम्मीद करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट ईयर में 7 से 8% रहेगी, या इवन लॉन्ग टर्म में भी 6 से 8% रहेगी, तो उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीमेंट डिमांड ग्रोथ कम से कम 8 से 9% या 10% तक पर एनम बढ़ेगी। करेक्ट धर्मेंद्र जी, आपके कंपनी के कैपेक्स प्लान्स की बात अगर करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रपुर में जो प्लांट है आपका, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाकर करीब 36 मिलियन टन के आसपास तक कर दी है। आने वाले समय में किस तरह के कैपेक्स प्लान्स कंपनी ने डिसाइड किए हुए हैं? एज पार्ट ऑफ कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो हमने अनाउंस की थी जुलाई लास्ट ईयर, तो हमने मार्केट को कमिट किया हुआ है कि हम मार्च 24 तक 48.5 मिलियन चले जाएंगे कैपेसिटी में। तो अभी जो 35.9 मिलियन कैपेसिटी है, ये नेक्स्ट ईयर तक करीब 40 मिलियन हो जाएगी मार्च 23 तक, विच विल बी मेनली डीबॉटलिंग प्रोजेक्ट्स। तो उसके बाद के जो बाकी हमारे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सब कमीशन होंगे
FY24 में। तो FY24 के एंड तक 48.5 मिलियन कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। ओके, करेक्ट। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग जो है कॉस्ट प्राइसेस, आपके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपको लगता है कि जो दाम बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस के वो पीक हो चुके हैं, यहाँ से उनमें कुछ कमी आने की उम्मीद है, या अभी भी जो आपके डोमेस्टिक कोल की जो शॉर्टेज है वो एक बड़ा इशू है देखने को मिल रहा है? ये सारे जो सिचुएशंस हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या फिर अभी भी चैलेंजेस हैं आपको दिख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? बिकॉज अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ चुकी है तो इसलिए ये कहना विद कन्विक्शन की वर्स्ट इज बिहाइंड अस वो मुश्किल होगा, बट प्रोबेबिलिटी वाइज चलते हैं तो यस, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बिकॉज अब फ्यूल प्राइसेस जो हैं हम देख रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ से ऑलमोस्ट स्टेबल हो गए हैं। पेट्रोल जैसे हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है रॉ मटेरियल इसमें फ्यूल में, तो वो $250-255 के आसपास रह रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो इससे उम्मीद लगती है कि आगे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स वॉर टेक्स ए डिफरेंट टर्न, कुछ लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। और डोमेस्टिक फ्यूल कोल इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट पावर कंजम्पशन की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और रेट्स की शॉर्टेज होने की वजह से बाकी सेक्टर्स को डोमेस्टिक कोल अवेलेबिलिटी कम मिलती है। तो दैट इज वन फैक्टर जिस पे गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, और उसमें इंप्रूवमेंट होगा तो इट विल ईज आउट सिचुएशन फॉर ऑल कंपनीज जस्ट सीमेंट एंड स्टील। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूल अब ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए एंड होपफुली वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ओके, चलिए, उम्मीद तो यही है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस और यहाँ से सिचुएशन बेटर ही होती दिखाई दे। वॉल्यूम फ्रंट पर धर्मेंद्र जी, अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस वजह से डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन थोड़े कम हुए हैं। पहले जो उम्मीद कर रहे थे 8 से 9% इकोनॉमिक ग्रोथ की नेक्स्ट ईयर की, वो टेपर डाउन कर दिए गए हैं अराउंड 7% के आसपास। तो इसको मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट सीमेंट डिमांड ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया शुड बी क्लोज टू अबाउट 8 to 9%। एंड जैसे हमने मुरली का नया प्लांट यहाँ पे कमीशन किया है वेस्ट में, महाराष्ट्र में, तो इन नई मार्केट्स की वजह से हमारी वॉल्यूम ग्रोथ विल बी हायर देन द इंडस्ट्री। और लास्ट ईयर ईस्ट में थोड़ा हमारा मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ था, विच वी हैव रिक्लेम्ड इन द लास्ट रिसेंट मंथ्स, तो विच आल्सो विल हेल्प कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग क्लोज टू अबाउट 12 to 15%। बिल्कुल, आपकी कंपनी और आपका पूरा ग्रुप धर्मेंद्र जी यहाँ पर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ग्रुप की तरह देखा जाता है। आपने 100% रिन्यूएबल पावर की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। 2030 तक का आपका टारगेट है। कार्बन नेगेटिव होने की भी आप प्लान कर रहे हैं 2040 तक। किस तरह चल रहा है इस डायरेक्शन में काम, और आपको लगता है ये माइलस्टोन्स आप समय रहते पूरे कर पाएंगे? हाँ जी, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वी हैव डबल्ड टू 62 मेगावाट, एंड करंट ईयर में जो FY23 है इसमें फर्दर डबल करने की प्लानिंग है और पूरा होगा ये, विच विल बी टेकिंग इट टू अबाउट 140। सो आगे हमारा पूरा वो है रहेगा कि नॉट ओनली फॉर कॉस्ट रिडक्शन बट एनवायरमेंटली बेनिफिशियल होने की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा टॉप मोस्ट फोकस रहेगा। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इस समय पूरा जो सीमेंट स्पेस है वो काफ़ी बजिंग है। एक तरफ जो हमने चर्चा ऑलरेडी की प्राइस को लेकर, प्राइस हाइक को लेकर और डिमांड को लेकर, लेकिन एक बड़ी जो चर्चा इस समय चल रही है वो ये कि होलसिम जो है वो भारत से अपना बिजनेस बेचकर निकलना चाहता है। कई लोगों के अलग अलग कंपनीज के नाम आए हैं। खबरें ये भी थी कि आप लोग भी शायद बिड करना चाहें। कोई जानकारी देना चाहेंगे उस खबर पर? जैसे आप मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, हम भी मीडिया रिपोर्ट्स पूरे देख रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इवन जो नॉन सीमेंट सेक्टर प्लेयर्स हैं वो भी आना चाहते हैं टू एक्वायर दिस लार्ज कंपनी। इससे ये लगता है कि सीमेंट सेक्टर की इंपॉर्टेंस एंड द विजिबिलिटी अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो विच इज अ वेरी वेरी ब्राइट स्पॉट। तो सीमेंट सेक्टर के अच्छे होने की वजह से ही सब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक डील के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट M&A डिपार्टमेंट है वो हम करते रहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो जब भी अपॉर्चुनिटी कोई आएगी तो विल डेफिनेटली लुक एट इट, बट स्पेसिफिक डील में मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई और प्लान में है इस समय जो है, क्योंकि अलग अलग तरह के एक्विजिशंस आप करते आ रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिहाज से किस तरह के प्लान्स कंपनी बना रही है?
नहीं, ग्रोथ में हम दोनों ही प्लान रखते हैं, ऑर्गेनिक जो कि अनाउंस किया हुआ है और इनऑर्गेनिक जो कि कभी अनाउंस नहीं हो पाता जब तक वो डील क्लोज नहीं होती है। तो या कुछ ना कुछ डील्स हमेशा इवैल्यूएशन में रहती हैं, तो जब तक कोई चीज़ अनाउंस नहीं फ्रक्टिफाई नहीं होती है, उससे पहले अनाउंस करना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी, समय निकालकर आज आपने हमसे बात की टीना स्वदेश पर और अपनी कंपनी के प्लान्स भी बताए और किस तरह के रिजल्ट्स रहे उस पर भी चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ थैंक आज जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र टुटेजा साहब यहाँ पर डालमिया भारत के बताते हुए कि कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से प्राइस हाइक तो लेने पड़ ही रहे हैं, आगे भी प्राइस हाइक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद ये है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। तो देखते हैं कि किस तरह कंपनी जो है परफॉर्म करती है। स्टॉक आपके सामने आज करीब 4.5% नीचे 1380 के भाव पर। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? मेरे साथ हमारे आज के मेहमान एक और जुड़ गए हैं, रवि सिंह जी। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना, प्राइस हाइक लेना ही होगा, कोई और चॉइस उनको दिख नहीं रहा है, पहले भी लिया है आगे भी लेंगे। अब फिलहाल इस प्राइस पर क्या करना चाहेंगे डालमिया भारत में आप? नंबर्स में तो आपने बहुत सही क्लियरली यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की और मैनेजमेंट भी ने काफी क्लियर इंडिकेशन दिया है, जिससे कि एक डाउन साइड की ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। यानी कि आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट की ग्रोथ घटी है और कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है, उस कॉस्ट को जो है वो कवर करने के लिए जो प्राइसेस का इंक्रीमेंट है, वो ये प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा सा अभी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और चूंकि अगर आप स्टॉक को भी देखें तो स्टॉक 2500 के हाई से कंटिन्यू यहाँ पर गिरता जा रहा है और लगभग अब तक 1380 के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर भी अभी थोड़े से स्टैटिस्टिक्स डाउन साइड ही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 1200 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1200 का वेट करना चाहिए। उन लेवल्स पे शायद थोड़ा सा सेटल डाउन होता हुआ भी मार्केट नजर आए। ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर अभी निगेटिव बना है, मार्केट इंटरनेशनली भी डाउन है, तो डालमिया भारत के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव काउंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस बनाकर अभी रखना चाहिए। 1200 के आसपास के लेवल लाते हैं तो वापस से ईटी स्वदेश पे आप चर्चा जरूर करेंगे और इस स्टॉक को उठाएंगे। अगर बाइंग बनी तो हम लोग वहां पर फिर से बाइंग रिकमेंडेशन देंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए, अच्छी स्ट्रैटेजी। इस समय कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है कि 1200 के लेवल तक शायद ये स्टॉक जा सकता है, फिलहाल दूरी बना के रखें। अगर 1200 के लेवल तक आया तो शायद वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।